स्लाइड दिख रही है क्लास? Yes, sir. ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर बस थोड़ा सा मैथमेटिकल उसको फॉर्म में रख उसको किया गया है, 4r - 1 इक्वल टू समथिंग, और ये डायरेक्टली देखिए फॉर्मूला आ जाता है। इट्स इजी, बट ये पूछा गया है कभी कभार। HRR हीट रिएक्शन रेशियो इक्वल टू 1/COP+1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आए हैं इस पे, और कभी कभी पूछा गया है। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। Yes. ठीक है, फिर अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज एक नया टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर। आपके रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट्स के बारे में आज बात करते हैं। ओके, so what are the refrigeration equipment that we talk about? तो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट बेटा क्या क्या है? मेन कंप्रेसर है, कंडेंसर, और आपका एक्सपेंशन हो गया, और एक और सबसे मेन जो रहता है दैट इज रेफ्रिजरेशन, है ना बस? Yes, sir. तो अब आपको ध्यान देना, जो आप कंप्रेसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो रेफ्रिजरेशन में इक्विपमेंट यूज हो रहा है कंप्रेसर। सो कंप्रेसर जो है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो कंप्रेसर जो यूज होता है दैट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, यूज होता है, एंड इट इज हर्मेटिकली सील्ड टाइप। हर्मेटिकली सील्ड का क्या मतलब है, या सेमी हर्मेटिकली सील्ड भी होते हैं। तो हर्मेटिकली सील्ड का मतलब ये है कि जैसे कि अब कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक मोटर चाहिए। पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आप लोगों ने लैब में देखा होगा, अपने यहाँ रखा हुआ है, कंप्रेसर लैब में रखा हुआ है, वो भी सारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। तो आप जब उन पे जब उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर पहले गैस एयर कंप्रेस होती है, एयर वो होती है, देखा है? देखा है कि नहीं देखा है एयर कंप्रेसर? No, sir. हैं? नहीं देखा है? एयर कंप्रेशन जो अपने कॉलेज में रखा हुआ है, कंप्रेसर रखा हुआ है, या कभी कभार आप लोगों ने हवा भरवाई नहीं देखा कंप्रेसर? नहीं सर, वो तो देखा सर, देखा है ना? भरवाई, हवा नहीं भरवाई। हाँ, क्या है? अभी रुक जाओ 1 मिनट, बस क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो कंप्रेसर जो वो देखा है उसमें क्या होता है भाई, आपका एक आईसी इंजन रखा हुआ है, जो जैसे मोटरसाइकिल का एक इंजन है वैसे इंजन रखा हुआ है। उस इंजन को चलाने के लिए एक मोटर चाहिए, ठीक है ना? तो वो मोटर के साथ में वो कपल्ड होता है, तो आप कभी देखिएगा उसमें हम बेल्ट ड्राइव लगाते हैं, बेल्ट सिस्टम के साथ उसको कपल्ड करते हैं। तो वो बेल्ट जैसे ही वो मोटर घूमेगी, तो जब मोटर घूमेगी तो मोटर की साथ बेल्ट के साथ घूमेगी, उस और उस बेल्ट के साथ में क्या होगा, उस आईसी इंजन का हम घुमाएंगे, जिससे जो है टू एंड फ्रो मोशन मिलेगा। फिर उसको क्रैंक शाफ्ट को घुमाएंगे तो उससे टू एंड फ्रो मोशन मिलता है, ठीक है? अब की बार जाना तो कंप्रेसर ध्यान देना, यस। जब भी आप एयर फिल कराते हैं या कुछ कराते हैं, तो आप देखिएगा जो कंप्रेसर ऊपर लगा होगा, एक मोटर लगी होगी, और तो जो हम पावर देते हैं वो मोटर को देते हैं, है ना? तो अब होता क्या है, अब रेफ्रिजरेंट है, अब रेफ्रिजरेंट जाएगा उसके अंदर, आईसी इंजन के अंदर जो आपका है, तो आईसी इंजन के अंदर जाएगा, तो अगर हम उसके लिए स्पेस बनाते हैं या कुछ करते हैं तो लीकेज के चांसेज है, तो हम इस तरह की यूनिट बनाते हैं कि जिसमें मोटर और आपका कंप्रेसर दोनों आपस में पूरा पैक्ड होते हैं, जिससे जो है रेफ्रिजरेंट का लीक ना हो। दैट इज कॉल्ड हर्मेटिकली सील्ड। सेमी हर्मेटिकली सील्ड का मतलब ये है कि हम जो है मोटर और इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इसमें बोल्टिंग करते हैं बीच में, ठीक है? तो कंप्रेसर जो है, मैं आप बात कर रहा था कंप्रेसर के बारे में, तो आपका जो फ्रिज में या रेफ्रिजरेशन में जो कंप्रेसर है दैट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो ये आती है,
So there volumetric efficiency is 1 plus C minus C, ये P हायर अपॉन P लोअर लिखा हुआ है, इसको हम कर सकते हैं P2 बाई P1 की होल पावर 1 बाई n। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर वेयर C इज द compression ratio that you have to this is the volumetric efficiency 1 minus 1 plus C minus C PS P2 by P1 या PS P higher upon P lower की whole power 1 by ओके। तो ये है दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। इसको प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ के लिए वैसे पूछा नहीं गया लेकिन दैट यू कैन प्रूव इट। ओके क्लास, हमारी मेरी बात समझ में आ रही है? उस दिन तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। यस सर। चलो ये पीवी डायग्राम बनाया गया है कंप्रेसर का। एट पॉइंट 1 क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आपका इंटर कर रहा है कंप्रेसर के अंदर। तो जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर इंटर कर रहा है तब क्या हो रहा है, इट वाज कंप्रेस्ड हो रहा है 1 to 2, दिस इज आइसेंट्रोपिक। ये रेफ्रिजरेटर, ये केवल कंप्रेसर के अंदर बात हो रही है, ये पूरी साइकिल नहीं है, ध्यान रखना है, कोई रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं है, ये कोई रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं है। ये आईसी इंजन के अंदर जब वो कंप्रेसर के अंदर जब ये रेफ्रिजरेंट जा रहा है तब क्या हो रहा है, ये वो चीज़ है। तो ये 1 पे क्या हुआ, एक्चुअल वॉल्यूम जो है यहाँ पे ये इतना इंटर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये एक इसका कंप्रेस हुआ, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, ठीक है ना। फिर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हुआ, उसको कंप्रेसर के बाद क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे उसको फिर जो है वो पहले उसको कंप्रेस किया, ठीक है। फिर इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे हमने उसको फिर थोड़ा इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे हमने वॉल्यूमेट्रिक वो और हल्का सा कंप्रेस किया। लेकिन अब की बार पहले तो हमने काफ़ी तेज़ी से कंप्रेस किया, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस किया, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर एक्सपेंशन होता है, देन एक्सपेंशन, तो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर इसके बाद हम कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है फिर धीरे धीरे आप उसको रेफ्रिजरेंट को वहां से निकाल रहे हैं कंप्रेसर से। पहले तो काफ़ी तेज़ी से निकलेगा रेफ्रिजरेंट, फिर धीरे 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 निकलेगा। सेम हो रहा है, पहले रेफ्रिजरेटर जब इंटर कर रहा है तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, देन इसके बाद फिर धीरे धीरे कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेसर हो रहा है। यानी कि पहले एकदम से प्रेशर कम रिड्यूस करते हैं, फिर धीरे 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 प्रेशर, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे धीरे धीरे जितना जाता है। इनर्शिया जैसे काफ़ी तेज़ी से आपने कोई चीज़ चलाई तो पहले एकदम से जैसे अपने कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ जैसे आप चला रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से चला रहे हैं, ठीक है। जब आप उसमें ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पे ब्रेक लगाएंगे वहाँ पे जब जहाँ पे भी ब्रेक लगाएंगे आप तो क्या होगा, लेकिन वहीं पे एकदम से गाड़ी नहीं रुकेगी, ड्यू टू इनर्शिया क्या होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, होता है कि नहीं होता। सेम चीज़ यहाँ हो रही है कि आप 1 to 2 क्या है, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, काफ़ी तेज़ी से कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब आप उसको कंप्रेशन जब लास्ट एंड पे होता है तो क्या होता है, फिर वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है धीरे धीरे कंप्रेशन। फिर इसके बाद आप वो एक्सपेंशन कराते हैं, जब आइसेंट्रोप फिर एकदम धीरे काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कराएंगे, फिर इसके बाद जब लास्ट में होगा तो डेट विल बी कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। तो दिस इज द साइकिल दैट इज हैपनिंग इनसाइड द कंप्रेसर। इसमें किसी को कुछ पूछना है बेटा? सर ये कंप्रेशन होगा क्या सर लास्ट, वो एक्सपेंशन होगा सर लास्ट में? हाँ ये बेटा कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। देखिए ना यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है। पहले वॉल्यूम देखिए, पहले ये कंप्रेस हुआ, 1 से 2 गया, इतना कंप्रेस हुआ, फिर 2 to 3 गया, ये कंप्रेस हुआ, फिर 3 to 4 क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, फिर 4 to 1 वॉल्यूम बढ़ा। आई बात समझ में कि नहीं? यस सर।
तो दिस इज द वॉल्यूम, ये यहाँ पे इतना वॉल्यूम इंटर कर रहा है। एक्चुअली थ्योरेटिकली इतना वॉल्यूम इंटर करना चाहिए V1, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन सेप्ट वॉल्यूम, ये पहले ही बताया, एक्चुअल वॉल्यूम जो इंटर कर रहा है अपॉन सेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालनी है। पहले एक्चुअल वॉल्यूम क्या इंटर कर रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम जो इंटर कर रहा है दैट इज V1 माइनस V4। ओके, एक्चुअल वॉल्यूम आपका ये V1 माइनस V4 ये इंटर कर रहा है। और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, V1 माइनस V3। तो दिस इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम, यहाँ तक जहाँ तक सिलेंडर जो टॉप जो TDC है और जहाँ तक सिलेंडर आ रहा है उस दोनों के बीच की जो खाली जगह दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इतना तो जा ही नहीं रहा है, तो कितना सेट वॉल्यूम है, इतना सेट वॉल्यूम है जहाँ तक जा रहा है V1 माइनस V3। एक्चुअल में कितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है, वो इतना कर रहा है, क्योंकि इतना ही एरिया इतना ही स्पेस ले रही है गैस, ज़्यादा स्पेस गैस ले नहीं रही है। ओके, तो इनफिनिट वॉल्यूम हो गया V1 माइनस V4 और सेट वॉल्यूम हो गया V1 माइनस V3। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगा। अब इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, V1 माइनस V4 इसमें V3 और V3 ऐड कर दिया, तो V1 माइनस V3 क्या होगा, अब ये V1 माइनस V3 वेक ये इस टाइप में बन जाएगा। V1 माइनस V3 कॉमन ले लेंगे अब, तो इस टाइप से आ जाएगा। V1 माइनस V3 आपने कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस V3 माइनस V4 और इस टाइप का V1 माइनस V3 है, तो ये इस टाइप से आ जाएगा 1 प्लस V3 बाई V3 एक्चुअली क्या है, दिस इज V3 VC, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम है। ओके, और V1 माइनस V3 को हम लिख सकते हैं VS। इसको एक बार फिर से डायग्राम में देख लेते हैं। दिस इज V3, तो V3 इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम एंड V1 माइनस V3 क्या होगा, दिस इज टोटल। ये V1 कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक है V1, और V1 में से V3 घटा दें तो दिस इज, और ये V1 माइनस V3 इज व्हाट, दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम, तो दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम VS। तो यही इसी को लिखा गया है यहाँ पे, इट इज 1 प्लस V3 बाई VS इज, सॉरी V3 इज VC है और V1 माइनस V3 क्या है, दैट इज VS। तो इसी फॉर्म में लिख दिया गया, दिस इज BC बाई VS, यानी क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन सेट वॉल्यूम। दिस इज, जिसको हमने C लिखा है, C इज द क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन सेट वॉल्यूम, इसको C लिखा है। V4 बाई, अब ये V4 था, इसको VS को इस तरह लिखा है, और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, ऊपर नीचे VC से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दिस कम्स आउट 1C इंटू V4 बाई VC। अब PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट से V4 बाई VC को निकाल लिया गया है, V4 बाई VC को निकाला गया, तो ये देखिए आ जाता है P3 बाई P4 या P हायर बाई P लोअर करके, और ये एक जो है डायरेक्टली एक इक्वेशन आ जाती है 1 प्लस C माइनस C P2 बाई P1 या P हायर बाई P लोअर की होल पावर 1 बाई n। तो इसमें थोड़ा सा बस मैनिपुलेशन है और इक्वेशन का यूज़ करके ये इक्वेशन निकाली गई है। मेन था वो जो डायग्राम वहाँ जहाँ पे जो कंप्रेसर के अंदर हो रहा था वो समझाना था। क्लास यस सर। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है बेटा। तो दिस इज योर ऑल अबाउट कंप्रेसर। तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। अब परफॉर्मेंस पैरामीटर है कि कंप्रेसर अगर वेपोरेटर प्रेशर बढ़ा दें तो कंप्रेसर का क्या होगा, ठीक है। और इस टाइप कुछ सर हाँ सर ये अभी जो आपने बताया ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन के लिए है सर। हाँ हाँ बिल्कुल उसी के लिए है ना सर। ओके सर। ओके। अब ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ इवेपोरेटर प्रेशर।
इवेपोरेटर प्रेशर को अगर हम डिक्रीज या इंक्रीज करें तो क्या होगा। ओके, तो पहले इसने देखा इफेक्ट, अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज का मतलब जो आपका लोअर प्रेशर है इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट आपका बढ़ेगा। भाई P2/P1 है, तो P2/P1 का जो रेशियो है, अगर P1 उसमें आप और कम कर देंगे तो P2/P1 की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो निगेटिव वाली वैल्यू है क्या होगा, ये ज़्यादा होगी। अब नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, ऑल आउट कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें से ज़्यादा माइनस करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी कि नहीं घटेगी क्लास। सर रिपीट करना फिर से। देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इफेक्ट ऑफ वेपरेटर प्रेशर, प्रेशर का अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, वेपरेटर प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब ये कि लोअर प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हैं। अगर P2/P1 है, हायर प्रेशर लेट सपोज सेम है या P2 सेम है, P1 अगर इसको आप डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लेट सपोज कोई चीज़ है 12/4, तो 12/4 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। 4 को आप डिक्रीज करके 3 कर दीजिए तो क्या होगा, तो जो रेशियो बढ़ गया वो 4 हो गया। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, अगर इसको हम डिक्रीज करेंगे तो ये रेशियो बढ़ जाएगा, ये रेशियो बढ़ेगा, और ये बढ़ क्या रहा है, ये निगेटिव वाली चीज़ बढ़ रही है। अगर यहाँ पे 8 था, अगर पहले 4 था तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 4 आ रही थी। अब लेकिन अगर ये इंक्रीज हो गया तो 8 - 5 यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो गई, कम होगी, 4 से 3 हो गई। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर लोअर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इस समझ में आई। यस सर। तो यहाँ पे वही चीज़ें सारी लिखी गई हैं। अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर रेशियो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो उससे सीओपी भी डिक्रीज होगी, उससे वर्क, अच्छा हाँ, प्रेशर अगर, क्योंकि लोअर प्रेशर आप कर रहे हैं तो आपका वर्क इनपुट क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, प्रेशर रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है कि वर्क इनपुट आपका इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क इनपुट इंक्रीज हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो गया। अब देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला है, बताया था मैंने जब वीसीआर साइकिल पढ़ा रहा था उसी में बताया था, m.v1 अपॉन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम बताया था। तो m.v एंट्री यानी कि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है एंट्री पे, अपॉन सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, π/4 d² ln k। 60 जो है डेट, अगर आरपीएम में है तो 60 से उसको डिवाइड कर दिया गया। तो दिस इज योर सिलेंड्रिकल वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम, और ऊपर जो है दिस इज द वॉल्यूम एट इनलेट, दैट विल बी द वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, कितना वॉल्यूम जा रहा है और मैक्सिमम उसका कितना वॉल्यूम है। तो सिलेंडर में कितना वॉल्यूम जा रहा है वो किससे वो कैसे पता चलेगा, m.v से। और कितना टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का, वही ये फार्मूला है। तो दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक बेसिक फार्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब यहाँ से कह रहा है कि m डॉट मास फ्लो रेट, अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो मास फ्लो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो मास फ्लो रेट हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मास फ्लो रेट। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो मास फ्लो रेट भी हमारा डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो बताए। नो सर। तो ये ग्राफ बना हुआ है इवेपोरेटर प्रेशर का, जैसे जैसे लो करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए इवेपोरेटर प्रेशर, ये देखिए इधर से लो हो रहा है तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पहले तो इतनी थी, फिर यहाँ से डिक्रीज होते 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 धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगी। ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वर्सेस इवेपोरेटर प्रेशर, मास फ्लो रेट वर्सेस मास फ्लो रेट का भी वही है, इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो मास फ्लो रेट भी कम हो रहा है। ठीक है ना, वर्क इनपुट का, वर्क इनपुट, हाँ वर्क इनपुट क्या इंक्रीज हो रहा था, वर्क इनपुट टू कंप्रेसर वर्सेस इवेपोरेटर प्रेशर। तो इवेपोरेटर प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वर्क इनपुट इंक्रीज हो, देखिए इधर साइड में डिक्रीज हो रहा है तो ये वर्क इनपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इवेपोरेटर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वर्क इनपुट आपका इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर रेशियो आपका कम होने लगेगा। तो प्रेशर रेशियो कम होगा तो आपका वर्क इनपुट डिक्रीज होने लगेगा।
अब यहाँ पे एक टर्म आता है पावर इनपुट। तो पावर इनपुट जो होता है, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम डॉट डब्ल्यू इनपुट, यानी कि उसमें मास फ्लो रेट का भी मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको बताया था पावर हमेशा किलोवाट में होता है, ये वर्क इनपुट जो है ये किलो जूल पर केजी में है। तो इसको आप केजी पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड किलोवाट में आ जाएगा। तो इसमें मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों के लेकिन जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। मास फ्लो रेट क्या हो रहा है, वो जैसे जैसे हम इवेपरेटर प्रेशर कम कर रहे हैं आपका जो है मास फ्लो रेट कम हो रहा है। बट वर्क इनपुट क्या हो रहा है, अगर इवेपरेटर हम जो है अगर उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वर्क इनपुट इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों बात जो मैं कह रहा हूँ समझ में है कि दोनों का बिहेवियर अपोजिट है क्लास। यस सर। है ना। तो एक जगह तो वर्क इनपुट इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, मास फ्लो रेट कम हो रहा है। अब पावर इनपुट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अब उसका बिहेवियर क्या होगा, तो उसका क्या होता है, उसका ग्राफ ऐसा आता है कि पहले तो कुछ तक पहले बढ़ता है फिर इसके बाद वो कम होता है। पहले क्या होता है, मास फ्लो रेट का इफेक्ट कम है, ठीक है, तो मास फ्लो रेट का इफेक्ट कम है, तो टोटल जो इफेक्ट है वो क्या है कि इसका इफेक्ट ज़्यादा है वर्क इनपुट का, तो क्या हो रहा है, पावर इनपुट बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होता है, मास फ्लो रेट वाला इफेक्ट ज़्यादा होने लगता है, तो क्या होता है कि वो डिक्रीज होने लगता है। इसे भी दिखाता हूँ। ये पहले क्या होता है, पहले ये देखिए, पहले ये बढ़ेगा और इसके बाद फिर ये डाउन होता है। आपने देखा भी होगा आपके फ्रिज में जो कंप्रेसर है, अगर आप कभी ध्यान दीजिए तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद एकदम से आवाज आएगी करके, कुछ देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, यस फिर इसके बाद कुछ देर यस चलेगा फिर सर। बंद हो जाएगा, है ना। जिसको बोलते हैं बेटा पुल डाउन पीरियड। ये है पुल डाउन पीरियड, यहाँ से यहाँ तक चलेगा फिर वो बंद हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हो यही रहा है कि विद द डिक्रीज इन प्रेशर क्या हो रहा है, मास फ्लो रेट डिक्रीज हो रहा है बट वर्क इनपुट कंप्रेशन इंक्रीजेज। देयरफॉर इनिशियली विद द इन डिक्रीज इन इवेपोरेटिव प्रेशर द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर इज इनिशियली इंक्रीजेज। पावर इनपुट जो है इनिशियली इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वर्क इनपुट इंक्रीज कर रहा है, मास फ्लो रेट का इफेक्ट कम है, तो ये इनिशियली क्या हो रहा है कि पावर इनपुट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसकी ये पीक वैल्यू पे आता है और पीक वैल्यू के बाद फाइनली ये डिक्रीज होता है। तो दिस पीरियड इज नोन एज पुल डाउन पीरियड। यहाँ से चला और इसके बाद पीक पीरियड पे आया, दिस पीरियड इज नोन एज पुल डाउन पीरियड। और पुल डाउन पीरियड में ही कंप्रेसर चलता है, बाकी में कंप्रेसर नहीं चलता। इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सभी को क्लियर है? यस सर। Okay. तो मैंने जैसा बताया दैट कंपरेटर शुड बी डिजाइन फॉर पीक लोड ऑफ द पीक आवर। पीक लोड तक ही चलता है, बाकी फिर उससे नहीं चलता है। सिमिलरली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वर्सेज इवेपोरेशन है। तो मैंने अभी बताया अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं, वेपरेटर प्रेशर अगर आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा कि आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में क्या मास फ्लो रेट है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो और क्योंकि मास फ्लो रेट भी डिक्रीज हो रहा है तो ये और तेज़ी से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैपेसिटी जो है वो और तेज़ी से डिक्रीज होती है। तो दोनों के सेम बिहेवियर हैं इसलिए और तेज़ हो जाता है। सभी सिखाता हूँ। ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डायरेक्ट काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हुई है।
नाउ सीओपी के बारे में बात करें तो सीओपी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऊपर है, ये वर्क इनपुट है, गलत लिख गया है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है तो सीओपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बेटा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो सीओपी डिक्रीज हो गई, तो वही चीज़ है, ये वेपरेटर डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रही है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब एक टर्म है बेटा पुर्जिंग। तो पुर्जिंग क्या होती है? तो दिस इज द रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द कंडेंसर। ओके। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि अब टोटल जैसे कंडेंसर में अगर टोटल पूरा वॉल्यूम अगर कवर नहीं हो रहा है तो कुछ एयर आ जाती है। तो उस जो एयर का जो रिमूवल है डेट इज कॉल्ड पुर्जिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द रिमूवल फ्रॉम द कंडेंसर। एयर इज नॉन कंडेंसिबल गैस एंड इट हैज पुअर हीट ट्रांसफर coefficient. Therefore, it offers more thermal resistance, hence reduce the performance of VCRS, vapor compression refrigeration system. तो अगर एयर अगर आ जाएगी कंडेंसर के अंदर तो क्या होगा, वो एक उसका एक अलग रेजिस्टेंस वो करेगी, इससे जो क्या है, क्योंकि हमें क्या है, हमें तो हीट उसमें से रिजेक्ट करनी है, तो हीट ट्रांसफर को बढ़ाना है। अगर एयर आ गई तो एक रेजिस्टेंस और आ जाएगा, तो हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दिस इज नॉट ए गुड इफेक्ट। ओके, तो हम क्या करते हैं, एयर को रिमूव करते हैं। दिस इज द मेन थिंग, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये आपके पूछे भी गए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभार कि टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो जो मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओपन टाइप, सेमी हर्मेटिकली सील्ड एंड हर्मेटिकली सील्ड। तो मैंने आपको बताया ना कि कंप्रेसर जो है उसमें एक तो इंजन हो गया, रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया, दूसरा मोटर हो गई। अब वो दोनों कैसे कपल्ड हैं, दैट उनके कपलिंग के अकॉर्डिंग इसके टाइप है। ओपन टाइप में क्या है कि वो ओपन है, जैसा कि आप जब एयर भरवाने जाओगे तो वो है, तो वो डेट इज ओपन टाइप कंप्रेसर। ओके। सेमी हर्मेटिकली सील्ड का मतलब ये है कि उनको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है कि दोनों को आप जैसे बोल्टिंग कर दें या कुछ कर दें, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। बट हर्मेटिकली सील्ड का मतलब है टोटली पूरी तरीके से वेल्ड होते हैं, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, और एक पूरे उसके अंदर एक कपल्ड होते हैं। जैसे आप फ्रिज के अंदर देखेंगे आपको कंप्रेसर नहीं दिखेगा, एक पूरा किसी बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें बंद हैं, मोटर भी और कंप्रेसर भी। डेट इज कॉल्ड हर्मेटिकली सील्ड। ओके। तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। इन दिस टाइप बोथ कंप्रेसर एंड मोटर आर द सेपरेट units and are connected by the means of open belt drive. The chances for the leakage of refrigerant are highest in and its maintenance is very easy because the compressor and motor are separate units. Semi hermetically say, in this the compressor and motor are placed in a cylindrical cell with a flexible or removable cover. Hermetically sealed, in this the compressor and motor are placed in a welded स्टील सेल, है ना। या अब आप कभी अपने फ्रिज को देखना, उसके पीछे जो लगा होगा ना, वो किसी पूरे बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, दैट इज हर्मेटिकली सील्ड। इज दैट क्लियर बेटा? क्लास? यस सर। ओके। In this, the chances for the leakage of refrigerant are negligible and its maintenance is, but its maintenance is complex, क्योंकि अब उसको अगर आपको ठीक करना है तो पहले पूरा काटना पड़ेगा, तब उसके बाद ही आप दोनों देख पाओगे, फिर उसको सही कर पाओगे, फिर इसके अगेन सही करना है, फिर उसको वेल्ड करना पड़ेगा। तो डिसएडवांटेज ऑफ हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर क्या है? अगर हीट रिजेक्शन रेशियो, हीट रिजेक्शन रेशियो का मतलब ये अगर अंदर हीट ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, हीट रिजेक्शन रेशियो अगर ज़्यादा हो गया
तो क्या होगा, अगर हीट रिजेक्शन रेशियो और सीओपी के बीच में एक ये रिलेशन है, अगर ये ज़्यादा होगा तो सीओपी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है दोनों इन्वर्सनली हैं, अगर ये ज़्यादा होगा तो सीओपी कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इज डेट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, तो नाउ आज हमने अभी कंप्रेचर देख लिया है। अब नेक्स्ट उसमें क्लास में हम कंडेंसर और इवेपोरेटर के बारे में बात करेंगे, जो रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट है। ओके, यस सर। ये जो क्या नाम है, जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, ये बार बार रह जाता है, ये मैं अभी आपके जो है उस पर डाल दे रहा हूँ व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, या किसी का मेल आईडी है तो मुझे बता दे तो मैं अभी उस पर डाल दूँ। आप लोग कैसा किस तरह से लेना है उसको, सही मतलब किस तरह से इसको व्हाट्सएप सर ग्रुप पे ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप। ग्रुप पे डाल दें? ठीक है, मैं अभी इसको यस अभी सर। जस्ट आपकी क्लास के बाद अब मैं यही करने जा रहा हूँ, इसको भी आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, जिससे आपके पास सारे नोट्स ही पहुँच जाए। सर पहले वाले भी डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, इसमें ही मिल जाएगा आपको सारा चीज़ें। ओके सर। ओके क्लास, थैंक्स फॉर द टुडे।